हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग बात करेंगे आज न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और विकसित हुई। यह शब्दावली पहली बार 1947 में आर्थर सैलिसिंग जूनियर, एक अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षा प्रदायक के द्वारा प्रयुक्त हुई। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नवी रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। न्यायिक सक्रियता का अर्थ, न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने में से है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं या न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है, जिसका मतलब है न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना। न्यायिक सक्रियता का निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला, न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति के उपयोग का एक तरीका है जो कि न्यायाधीश को प्रेरित करता है कि वह समान रूप से व्यवहारत सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं एवं पूर्ण नियमों की प्रगतिशील एवं नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में त्याग दे। इसमें ऐसे निर्णय दिखने को आते हैं जिसमें सामाजिक अभियंत्रण अथवा इंजीनियरिंग होता है। अनेक अवसरों पर विधायिका एवं कार्यपालिका संबंधी मामलों में दखल अंदाजी भी होती है। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे निर्णयों द्वारा संरक्षित या विस्तारित किया जाता है जो कि पूर्व नियमों या परिपाटियों से अलग हटकर होते हैं अथवा वांछित या करणीय संवैधानिक या विधायी इरादे से स्वतंत्र अथवा इसके विरुद्ध हो। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है जिसके कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ी है। दूसरे शब्दों में PIL न्यायिक सक्रियता का परिमाण है जिसके कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ी है। दूसरे शब्दों में PIL न्यायिक सक्रियता का परिणाम है और वास्तव में PIL या जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। न्यायिक सक्रियता का औचित्य, डॉक्टर B.L. वेदेरा के अनुसार न्यायिक सक्रियता के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती है जब सरकार की शाखाएं विधायिका एवं कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निष्पादन कर पाती है। परिणामतः तो संविधान तथा लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूटता है। दूसरा, नागरिक अपने अधिकारों एवं आज़ादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। परिणामतः न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने पर भारी दबाव बनता है। दूसरा, न्यायिक उत्साह अर्थात न्यायाधीश भी बदलते समय के समाज में सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं, इससे जनहित याचिकाओं का हस्तक्षेप के अधिकार के तहत प्रोत्साहन मिलता है। विधायी निर्वात अर्थात ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां विधानों का अभाव है, इसलिए न्यायालय पर ही जिम्मेदारी आ जाती है कि वह परिवर्तित सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से न्यायपालिका विधान का कार्य करे। पांचवा पॉइंट, भारत के संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका को विधायन यानी कानून बनाने की गुंजाइश है या एक सक्रिय भूमिका अपनाने का मौका मिलता है। इसी प्रकार सुभाष कश्यप ने ऐसी आकस्मिकताओं की चर्चा की है जब न्यायपालिका अपने समान क्षेत्राधिकार को लांघकर ऐसे क्षेत्र में दखल दे जो कि विधायिका या कार्यपालिका का हो सकता है। जब विधायिका अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो गई हो। दूसरा, एक अंग विधायिका जिसमें किसी दल को बहुमत ना मिला हो की स्थिति में जब सरकार कमज़ोर व असुरक्षित हो और ऐसे निर्णय लेने में अक्षम हो जिसमें कोई जाति या समुदाय या अन्य समूह अप्रसन्न हो सकता हो। सत्तासीन दल सत्ता खोने के भय से ईमानदार और कड़ा निर्णय लेने से डर सकता है और इसी कारण से समय लगने और निर्णय लेने में देरी करने अथवा न्यायालयों पर कठोर निर्णय लेने संबंधी दुर्भावना डालने के लिए जन मुद्दों पर संबोधित कर दिया जाता है।
चौथा पॉइंट, जहाँ की विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों जैसे गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, कर, परिवेश का संरक्षण करने में विफल हो अथवा कानून एवं प्रशासन को एक ईमानदार, कार्यकुशल एवं न्यायपूर्वक व्यवस्था देने में विफल हो। पाँचवा पॉइंट, जहाँ की विधि के न्यायालय का मजबूत सर्वसत्तावादी संसदीय दल वाली सरकार द्वारा गलत नीयत या उद्देश्यों से दुरुपयोग हो रही हो, जैसे कि आपातकाल के दौरान हुआ था। कभी कभी न्यायालय जाने अनजाने से मानवीय प्रवृत्तियों, लोकालंबनवाद, प्रचार, मीडिया एवं सुर्खियां बटोरने आदि का शिकार हो जाता है। डॉक्टर वंदना के अनुसार न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित प्रवृत्तियां दी जा सकती हैं। पहला, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुनवाई के अधिकार का विस्तार। दूसरा, बिना किसी सीमा के अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल। तीसरा, विवेकाधीन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक नियंत्रण का विस्तार। चौथा, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का विस्तार। पांचवा, पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देना। छठा, अवमानना शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग। सातवां, स्वायत्तता के विरुद्ध न्यायिकता का प्रयोग। आठवां, आर्थिक, सामाजिक एवं साहित्यिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्याख्या के मानक नियमों के विस्तार। और नवा, आदेश पास करना जो कि वास्तव में असाध्य है। न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक उपेंद्र बख्शी प्रमुख न्यायविद में निम्नलिखित प्रकार के सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रेखांकित किया है जो कि न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरित करते हैं। पहला, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। ये समूह मुख्यतः नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामले उठाते हैं। दूसरा, जन अधिकार कार्यकर्ता। ये समूह सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर जन आंदोलनों का राज्य द्वारा दमन की स्थिति में जोर देते हैं। तीसरा, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता। ये समूह राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था की जवाबदेही के ढांचे में उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले उठाते हैं। चौथा, बंधुआ मजदूर समूह। ये समूह भारत में मजदूरी दास्ता के उन्मूलन के लिए न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा करते हैं। पांचवा, पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए नागरिक। ये समूह न्यायिक सक्रियता को बढ़ते पर्यावरणीय गिरावट तथा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। छठा, वृहद सिंचाई परियोजना के विरुद्ध न्यायिक नागरिक समूह। इन कार्यकर्ताओं की भारत की न्यायपालिका से वह अपेक्षा होती है जो कि वृहद सिंचाई परियोजनाओं को रोक दे, जो कि दुनिया की किसी भी न्यायपालिका के लिए असंभव है। सातवां, बाल अधिकार समूह। ये लोग बाल श्रम, शिक्षा, साक्षरता का अधिकार, सुधार गृहों की किशोरों तथा यौन श्रमिकों के बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों को उठाते हैं। आठवां, विरासत या परीक्षण अधिकार समूह। इनमें कैदियों के अधिकार, राज्य के संरक्षक, परीक्षण या हिरासत में महिलाओं तथा निवारक बंदीकरण से प्रभावित व्यक्तियों किए जाने वाली सामाजिक कार्यवाही शामिल है। नवा, निर्धनता अधिकार समूह। ये समूह सूखे एवं अकाल के दौरान सहायता तथा शहरी गरीबों के मामलों को न्यायालय तक लाते हैं। 10वां पॉइंट, मूलवासी जन अधिकार समूह। ये समूह वनवासियों, संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों के नागरिकों तथा अस्मिता संबंधी अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। महिला अधिकार समूह। ये समूह लैंगिक समानता, लिंग आधारित हिंसा एवं उत्पीड़न, बलात्कार तथा दहेज हत्या जैसे मामलों पर आंदोलन करते हैं। 12वां पॉइंट, बार आधारित समूह। ये समूह भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता तथा जवाबदेही संबंधी मुद्दे के लिए आंदोलन करते हैं। 13वां पॉइंट, मीडिया स्वायत्तता समूह। ये समूह प्रेस के साथ ही राज्य के स्वामित्व वाले जन माध्यमों की स्वायत्तता एवं जवाबदेही पर एकाग्र रहते हैं। 14वां पॉइंट, वर्गीकृत अधिवक्ता आधारित समूह। इस कोटि में प्रभावशाली वकीलों के समूह आते हैं जो विभिन्न मुद्दों के लिए आंदोलन करते हैं। 15वां पॉइंट, वर्गीकृत व्यक्तिगत आवेदक याचिकाकर्ता। इसके अंतर्गत स्वतंत्र कार्यकर्ता आते हैं। न्यायिक सक्रियता को लेकर आशंकाएं। न्यायविद उपेंद्र बख्शी ने ही उस भय को जिक्र किया जो कि न्यायिक सक्रियता से उत्पन्न होता है। वे कहते हैं कि तथ्य यह है कि अनेक प्रकार के भय इसको लेकर व्याप्त हैं। यह आह्वान भारत के सबसे कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार न्यायाधीशों के अंदर भी एक घबराहट भरी योतिकता लाता है। वे निम्नलिखित प्रकार के भय की चर्चा करते हैं। पहला, विचारात्मक भय। क्या वे विधायिका, कार्यपालिका या नागरिक समाज
कि अन्य स्वायत्त संस्थाओं की शक्ति हड़प रहे हैं। दूसरा, मीमांसात्मक भय, क्या वे अर्थशास्त्र में मनमोहन सिंह वैज्ञानिक मामलों में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के जारों और तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कप्तानों के स्तर को ज्ञान में रखते हैं। तीसरा, प्रबंधन संबंधी भय, इस प्रकार के वादों का अतिरिक्त कार्यभार लेकर क्या वे न्याय कर पा रहे हैं एक ऐसी परिस्थिति में जबकि पहले के बकाया मामलों का ढेर सामने है। चौथा, वैधता संबंधी भय, क्या वे अपने प्रतीकात्मक प्राधिकरण का ही क्षति नहीं कर रहे हैं जनहित याचिकाओं में आदेश पारित करके, जिनकी की कार्यपालिका अनदेखी भी कर सकती है। क्या इससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कम नहीं होगा? पांचवा, लोकतंत्र संबंधी भय, जनहित याचिका वास्तव में लोकतंत्र का पोषण कर रही है या भविष्य की इसकी संभावनाओं को समाप्त कर रही है। छठा, आत्मव्रत संबंधी भय, सेनावृत्ति के पश्चात राष्ट्रीय मामलों में मेरा क्या स्थान होगा अगर मैं इस प्रकार के वाद आवश्यकता की करूं। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। न्यायिक संयम का क्या अर्थ है? अमेरिका में न्यायिक सक्रियता तथा न्यायिक संयम ये दो वैकल्पिक न्यायिक दर्शन हैं। न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए। उनका काम इतना बताना है कि कानून क्या है। कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका एवं कार्यपालिका पर ही छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्यों एवं नीतिगत एजेंडा को अपने न्यायिक विचार पर हावी होने नहीं देना चाहिए। इस विचार के अनुसार संविधान निर्माताओं के मूल इरादे एवं उनसे संबंधित संशोधन स्पष्ट एवं जानने योग्य है और न्यायालयों को उन्हें निर्देशित होना चाहिए। न्यायिक संयम की पूर्व धारणा। अमेरिका में न्यायिक संयम की अवधारणा निम्न 6 पूर्व धारणाओं पर आधारित है। पहला, न्यायालय मूलतः अलोकतांत्रिक क्योंकि यह अनिर्वाचित और तथा लोक मत के प्रति आग्रहशील एवं अनुत्तरदायी है। अपने कथित एकतंत्रीय गठन के कारण न्यायालय को जहाँ तक कि संभव हो मामलों को सरकार की अधिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुपुर्द अथवा संदर्भित कर देना चाहिए। दूसरा, न्यायिक समीक्षा की महान शक्ति के प्रश्नवाचकीय स्रोत, एक ऐसी शक्ति जो कि संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त नहीं है। तीसरा, शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत। चौथा, संघवाद की अवधारणा, राष्ट्र एवं राज्यों के बीच विभाजीय की शक्ति न्यायालयों की अपेक्षा करती है कि वे राज्य सरकारों एवं क्रमिकों की कार्यवाहियों के प्रति सम्मान का भाव रखें। पांचवा, अविचारात्मक किंतु सकारात्मक धारणा, चूँकि न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार एवं संसाधनों के लिए कांग्रेस पर निर्भर है और अपनी प्रभावकारिता के लिए जन स्वायत्तता पर आश्रित है, इसलिए इसमें जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखकर इसे अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। छठा, यह साप्रभात धारणा एक विधि का न्यायालय है। आंग्ल अमेरिकी वैदिक परंपरा का उत्तराधिकारी होने के नाते इसे अपने को गिराकर राजनीतिक के स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। कानून तक की न्याय की एक प्रक्रिया है, जबकि राजनीति केवल सत्ता एवं प्रभाव तक ही सीमित है। उपरोक्त में स्पष्ट है कि सभी धारणाएं भारतीय संदर्भ में ठीक बैठती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां। सन 2007 में एक मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक संयम की बात की और न्यायालयों से कहा कि वे विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में न लें। यह भी कहा गया कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया और सरकार के प्रत्येक अंग को अन्य अंगों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए दूसरों के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित पीठ से निम्नलिखित टिप्पणी दी। पहला, पीठ यानी बेंच ने कहा, बार बार हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें जजों के विधायी अथवा कार्यपालिका कार्य अपने हाथ में लिए जिसका कोई औचित्य नहीं है। यह साफ साफ असंवैधानिक न्यायिक सक्रियता के नाम पर जज अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और सरकार के अन्य अंगों के कार्य खुद ही नहीं कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि जजों को अपनी सीमा ज्ञान लेनी चाहिए और सरकार चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें सादृश्यता तथा विनम्रता होनी चाहिए और सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।
मोंटेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज के से उदाहरण देते हुए, जिसमें कि तीनों अंगों की शक्तियों के विभाजन को नहीं मानने के परिणामों की चर्चा की गई है। पीठ ने कहा है कि फ्रेंच दार्शनिक की चेतावनी भारत की न्यायपालिका के लिए बहुत ही सामयिक और सटीक है, क्योंकि अक्सर अन्य दो अंगों के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी एवं अतिक्रमण के लिए इसके उचित ही आलोचना होती है। चौथा पॉइंट है, न्यायिक सक्रियता किसी हाल में न्यायिक दुस्साहस से बदलना नहीं चाहिए। बेंच के न्यायालयों को चेतावनी दी गई है कि न्यायिक निर्णय ऐतिहासिक रूप में स्वीकृत एवं मान्य संयम तथा न्यायाधीशों की तरजीहों की सचेतन रूप से न्यून रखने की प्रणाली पर ही आधारित होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, न्यायालय प्रशासनिक पदाधिकारियों की असुविधा में ना डाले और इस बात को स्वीकार करे कि प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता न्यायालयों की नहीं है। पीठ बेंच ने कहा है कि कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण का औचित्य यह बताया जाता है कि ये दोनों अंग ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं। यह मान भी लिया जाए तो यही आरोप न्यायपालिका पर लगाया जा सकता है, क्योंकि न्यायालयों में आधी सदी से मामले लंबित हैं। यदि विधायिका और कार्यपालिका ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लोगों पर है, जो अगले चुनाव में अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और ऐसे उम्मीदवार को मत दें जो कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके, या फिर अन्य कानूनी तरीके से अपना कर व्यवस्था को दुरुस्त करें, जैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन। आठवां, उपचार यह नहीं है कि न्यायपालिका विधायी एवं कार्यपालिका कार्य अपने हाथ में ले ले, क्योंकि इसमें न केवल संविधान में प्रावधानित नाजुक शक्ति संतुलन की व्यवस्था का उल्लंघन होगा, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका के पास इन कार्यों को ना तो विशेषज्ञता ना ही संसाधन। न्यायपीठ ने कहा कि न्यायिक संयम राज्य के तीनों अंगों से बीच शक्ति संतुलन की व्यवस्था की संगति में है और इसे ही पूरकता प्रदान करता है, और इसमें वे दो तरीकों से करता है। पहला, न्यायिक संयम न केवल न्यायपालिका के साथ ही अन्य दो शाखाओं के बीच समानता को मान्यता देता है, बल्कि इसे बढ़ावा भी देते हैं। न्यायपालिका द्वारा अंतर शाखा हस्तक्षेप को न्यूनतम स्तर पर रखकर। दूसरा, न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी रक्षा करता है। जब न्यायालय विधायी या कार्यपालिका के क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है तो इनका अनिवार्य परिणाम है यह भी होगा कि मतदाता, विधायक तथा अन्य निर्वाचित पदाधिकारी इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि न्यायाधीशों की गतिविधियों पर नज़दीकी नज़र रखी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।